नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अभी तक हमने आदिकाल की भूमिका के बारे में जाना, आदिकाल का परिचय पढ़ा, आदिकाल का नामकरण पढ़ा, आदिकाल का काल विभाजन, आदिकाल का समय। अब पहली बात आती है कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए। तो आदिकाल में हमने अपभ्रंश साहित्य को भी लिया, सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक, गद्य साहित्य को भी आदिकाल में हम लेते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत वैसे तो 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी से हो गई थी और वहीं से हम अंत तक अपना जो आदिकाल का जो अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो थोड़ा थोड़ा 15वीं शताब्दी तक भी चलता रहा। तो आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, इससे कुछ आज फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में अपभ्रंश साहित्य की जो रचनाएं हैं, उनके कवि हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर हरदेव बहारी, ध्यान रखना, डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी, ध्यान रखना, 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को क्या कहा है? अपभ्रंश का स्वर्णकाल। डॉक्टर हरदेव बहारी ने, बात याद रखनी है, सीधा सीधा कथन पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है। अब बात आती है कि अपभ्रंश का नाम कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। तो अपने भरत मुनि हैं, भरत मुनि जो विक्रम की 3री शती के कवि है, विक्रम की 3री शती के कवि है, उनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। याद रहे, भरत मुनि विक्रम की 3री शती, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। इन्होंने अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, ध्यान रखना, अपभ्रंश नाम नहीं दिया है। उन्होंने लोक भाषा को, यानी उस समय की भाषा को क्या कहा? देश भाषा का। याद रहे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके भाषा नामक टॉपिक है, बाकी सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। भरत मुनि ने विक्रम की 3री शती, जो विक्रम की 3री शती के ये कवि है, इनके ग्रंथ का नाम था नाट्यशास्त्र। तो इन्होंने लोक भाषा को क्या अपभ्रंश नहीं कहा, लोक भाषा को देश भाषा कहा। फिर बात आती है वर रुचि की। वर रुचि का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। उन्होंने भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है, अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। देखो, भरत मुनि भी नहीं कर रहे हैं, वो देश भाषा कह रहे हैं। वर रुचि भी क्या है? प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गुजरात का कोई राजा वहाँ का, उसने अपने पिता को अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत तीनों का कवि कहा था। ठीक है, तो वो लाइन याद करना कि अपभ्रंश में अपभ्रंश नाम कब से मिलता है, पहले। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण 3 कथन दे रखे हैं। ये आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जा सकते हैं और अपभ्रंश साहित्य को समझने के लिए भी ये कथन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि असंदिग्ध सामग्री, यानी जो संदिग्ध नहीं है, प्रामाणिक है, संदिग्ध नहीं है, असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है। वाह, पता नहीं शुक्ल जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है, यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। प्राकृताभास हिंदी का मतलब शुक्ल ने बताया। दूसरे कथन में कहते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले पाली, उसके बाद में प्राकृत। जब से प्राकृत जो है बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि चौपाई दोहों की परंपरा, ये दोहा चौपाई की परंपरा सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य में पाई जाती है।
तो दोहा चौपाई की परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, जायसी आदि सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, क्या बात है। फिर रीतिकाल की ग्रंथ छत्र प्रकाश, ब्रज विलास और रीतिकाल के कवि सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। जो दोहा चौपाई की परंपरा है सरफा में पाई जाती है, अपभ्रंश के लगभग कवियों में पाई जाती है, वो आगे चलकर भक्ति काल में सूफियों की प्रेम कहानियों में, ठीक है, राम भक्ति काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तुलसी के ग्रंथ रामचरितमानस में, और रीतिकाल के कवि छत्र प्रकाश, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान की महाभारत, यह भी रीतिकाल के हैं। इन अनेक आख्यान या चरित्र काव्यों में पाते हैं। आख्यान काव्य यानी चरित्र काव्य, किसी के चरित्र पर लिखे गए काव्य। अब आगे कहते हैं, आगे ये कथन, ये 3 ही कथन शुक्ल जी के थे। आगे ये सामान्य कथन है जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से लिया गया है। वो कहते हैं कि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शती तक, कौन सी शती तक? 15वीं शती तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शती से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। वो कहते हैं कि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शती तक साहित्य की भाषा बनी रही, और 8वीं शताब्दी, तथापि 8वीं शताब्दी से बोलचाल की भाषा पृथक होकर, बोलचाल की भाषा थी वहाँ से पृथक होकर, वहीं से उसके समानांतर ही साथ साथ ही साहित्य रचना का माध्यम बन गई। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। आगे एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जिन्होंने उसने कहा था, जैसे कहानी लिखी थी, यह भी भाषा विज्ञान के अच्छे ज्ञाता है। इन्होंने कहा कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ऐसा गुलेरी कहते हैं। यहाँ जो उत्तर अपभ्रंश शब्द है, इसमें जो उत्तर शब्द है ये किसी काल का बोधक नहीं है, जैसे पूर्व उत्तर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भाषा के रूप का फर्क है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का ही कथन है कि यहाँ उत्तर शब्द, उत्तर अपभ्रंश में जो उत्तर शब्द है काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की भाषा का बोधक है। अर्थात जो अपभ्रंश पहले थी वो साहित्यिक अपभ्रंश थी, उसके बाद में जो उत्तर अपभ्रंश आई ये बोलचाल की भाषा, साहित्यिक अपभ्रंश नहीं है, बोलचाल की भाषा का बोधक है, ठीक है। पहले अपभ्रंश साहित्यिक थी, उसके बाद में बोलचाल में आई, तो बोलचाल की भाषा का बोधक है उत्तर अपभ्रंश, जो हिंदी के निकट है, पुरानी हिंदी का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। तो ये उत्तर शब्द काल का बोधक नहीं है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ये बोलचाल की भाषा का शब्द है जो हिंदी के निकट है, साहित्यिक अपभ्रंश से परे है, इतर है। फिर डॉक्टर भोला शंकर व्यास आते हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास वो कहते हैं कि हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट कहा है। इन्होंने, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक पहले के रूप को क्या कहा है? आरंभिक रूप को, जो शुरुआत हुई थी हिंदी के आरंभिक रूप को भोला शंकर ने, व्यास ने अवहट कहा है, ठीक है। अवहट ये कई बार आगे तक प्रयोग में आई। आगे एक बात आती है जहाँ कई जो सिद्ध उन्होंने भी अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की, अपभ्रंश में भी की और आरंभिक हिंदी में भी रचनाएं की सिद्धों ने, नाथों ने। तो यहाँ पर ऐसे कवि हैं जो 2 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसा शुक्ल कहते हैं कि उसी आधार पर उनकी गणना एक तरफ तो अपभ्रंश साहित्य में होती है, दूसरी तरफ आरंभिक हिंदी की ओर होती है। और ये प्रवृत्ति सिद्धों से लेकर, सिद्धों और सिद्धों के पहले से भी लेकर विद्यापति तक चलती है, जो 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी के कवि थे। आदिकाल के अंतिम कवि थे विद्यापति वहाँ तक ये चलती है, 2 भाषाओं में रचना करना। विद्यापति ने अपभ्रंश और देश भाषा यानी मैथिली भाषा दोनों में रचनाएं की, ठीक है। तो ये सारे कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। डॉक्टर हरदेव बारी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत को अपभ्रंश का सुमन काल कहा। भरत मुनि जो है वो विक्रम की 3री शती
नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ने देकर लोक भाषा को देश भाषा का और वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। और शुक्ल कहते हैं, ये 3 कथन शुक्ल के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखने हैं आपको। और फिर अपभ्रंश 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही और उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी है, ऐसा चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। और भोला शंकर व्यास जो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट का है या कहते हैं। अब यहाँ अपभ्रंश साहित्य का परिचय कंप्लीट हुआ, उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन साहित्यकारों इतिहासकारों के पूरे हुए। अब हम आगे बात करते हैं कि अपभ्रंश में कौन से कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो प्रमुख कवि एवं साहित्य अपभ्रंश के हेडिंग डाल सकते हैं, प्रमुख कवि एवं साहित्य, कुछ भी पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है। ये अपभ्रंश के कवि कुछ विद्वानों ने कुछ गाइडों में जैन साहित्य में मतलब रखा है उन्होंने, तो वो ठीक है रख दिया उन्होंने, लेकिन अपन अपभ्रंश के कवियों को अपभ्रंश में ही रखते हैं। जैन साहित्य जो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है उसको अलग से करेंगे, ठीक है। जो चरित काव्य है, रास काव्य है, फागु काव्य है, ठीक है, उनको अलग से करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण और जो अपभ्रंश मूल रूप से अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं हैं उन्हीं को लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कि प्रमुख कवि एवं साहित्य किसके, अपभ्रंश के। प्रमुख कवि एवं साहित्य, प्रमुख कवि एवं साहित्य। वैसे आपको यहाँ बता दूं, डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश परंपरा के पहले कवि स्वयंभू को माना, दूसरा कवि पुष्पदंत को माना, ठीक है। स्वयंभू को माना और दूसरा कवि पुष्पदंत को माना, तो तीसरा कवि धनपाल को माना। लेकिन हम कालक्रम के अनुसार एक पहले कवि को लेते हैं, उनका नाम है जोइंदू, याद रहे उनका नाम है जोइंदू। जोइंदू, इनका काल 6वीं शती या 6ठी शती, 6वीं शती के ये रचनाकार है। इनकी रचनाओं के नाम ध्यान रखना, इनकी रचनाओं के नाम है योग सार और परमात्म प्रकाश। योग सार और परमात्म प्रकाश। योग सार और परमात्म प्रकाश। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो योग सार और परमात्म प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं और कई एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचनाओं के बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा में डॉक्टर नगेंद्र अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ माना। दोहा काव्य का आरंभ माना किसे, इन रचनाओं से, ठीक है, याद रहे। जोइंदू 6वीं शती के कवि हैं, इनकी प्रमुख रचना योग सार, परमात्म प्रकाश, और डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के दोहा काव्य का आरंभ माना इन 2 रचनाओं से, ठीक है। अब दूसरे कवि है जिनको हम लेते हैं वो है स्वयंभू, जिनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश के पहले कवि है। इनका समय 8वीं शती एग्जैक्ट 783 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं एग्जैक्ट 783 ईस्वी। तो स्वयंभू है, इनकी रचनाएं जो है वो है पउमचर्यु, रिठनेमी चर्यु, रिठनेमी चर्यु और
स्वयंभू छंद, खुद के नाम पर ही, आगे सिर्फ छंद लगाया। पयौमचर्यु, रिटनेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। अब इसमें जो ये पयौमचर्यु रचना है, इसमें राम काव्य का विस्तार से वर्णन है। इसमें अंत में राम जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं और मुनिंदर से उपदेश सुनते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और इसमें जो मूल राम का चरित्र है उससे इतर नहीं है, उसी को साथ में रखा गया है। और इस रचना का प्रभाव रामचरितमानस पर भी है। तो पयौमचर्यु के बारे में कुछ कथन लिखते हैं, सिर्फ पयौमचर्यु के बारे में। यह रचना मूल रूप से अपूर्ण थी और इसको पूरा किया स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। ठीक है। और इसमें राम का चरित्र वर्णित है, राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। ठीक है। कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जैसे जैनियम में होता है ना निर्वाण, उसी तरह राम निर्वाण को प्राप्त होते हैं कथा के अंत में। और इसमें 5 कांड है, ध्यान रखना, 5 कांड है और 83 संधियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5 कांड और 83 संधियों वाला महाकाव्य है, ऐसा सरस्वती पांडे में लिखा है, वहीं से मैंने लिया। और मेरे पास कोई प्रामाणिक स्रोत इसका नहीं था। डॉक्टर नगेंद्र ने इतनी बात नहीं कही है कि 5 कांड और 83 संधियों वाला महाकाव्य। ठीक है। और इनको स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आपको मैंने पहले ही बताया था जब हम प्रथम कवि की बात कर रहे थे उस टाइम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि असल में क्या है, ये अपभ्रंश के पहले कवि है। यदि बात की जाए कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन है, तो यहाँ स्वयंभू की बात आएगी, न कि जैनदेव की। ठीक है। स्वयंभू की बात आएगी, अपभ्रंश के पहले कवि ये है। ठीक है। इनको जैन परंपरा का पहला कवि माना जाता है, ये ठीक है। अपभ्रंश के तो पहले कवि है ही, जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अब एक और है पुष्पदंत, उनके बारे में लिखते हैं। पुष्पदंत का समय 10वीं शती है। 3 नंबर डाले पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने किसी पुष्य या पुंड को कवि को हिंदी का पहला कवि माना था। कुछ लोग इन्हीं को वही मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। 10वीं शती इनका समय है पुष्पदंत का। ध्यान रखना, पुष्पदंत का समय 10वीं शती है। यह कभी कभी काल कर में पूछा जाता है, जैसे स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, ऐसे। ठीक है, कि मतलब कर्मवाही कीजिए। ठीक है। तो 10वीं शती है। यह पहले शैव थे, पहले क्या थे, शैव। पहले शैव थे, बाद में जैन बने। पहले शैव थे, बाद में जैन बने पुष्पदंत। इनकी जो रचनाएं हैं वो है महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु लिख लीजिए। इनकी ये रचना है महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। महापुराण को कहा जाता है 63, ऐसे लिखा है 63 महापुरुष
अब भ्रंश में ऐसे ही लिख देते। 63 महापुरुष गुण अलंकार, ये महापुराण को कहा है। ठीक है। अणय कुमार चर्य को कहा है नाग कुमार चरित्र, नाग कुमार चरित्र कहा जाता है। और जस हर चर्य को यशधर चरित्र, यशधर चरित्र। ठीक है, ध्यान रखना। महापुराण, अणय कुमार चर्य, जसहर चर्य। महापुराण को 63 महापुरुष गुण अलंकार, अणय कुमार चर्य को नाग कुमार चरित्र, जसहर चर्य को यशधर चरित्र। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और यहाँ महापुराण के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इसमें रामायण और महाभारत दोनों काव्य समावित है, दोनों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है। पहली बात, ये तीनों आख्यान काव्य है। क्या है? तीनों आख्यान या चरित्र काव्य है। तीनों महापुराण, अणय कुमार चर्य, जसहर चर्य, तीनों क्या है भाई? आख्यान या चरित्र काव्य है। किसी के चरित्र का इसमें वर्णन है। अब आती है कि चरित्र काव्य में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, यह भी याद रखें। दोहा चौपाई छंद प्रयोग में लाया गया। दोहा चौपाई छंद प्रयोग में लाया गया। ठीक है। और शुक्ल ने 2 अन्य ग्रंथ माने हैं। शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने 2 अन्य ग्रंथ माने हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये केवल शुक्ल कहते हैं, बाकी जगह इनका उल्लेख नहीं मिलता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और मिलता होगा। तो आदि पुराण, उत्तर पुराण आचार्य शुक्ल ने ये 2 अन्य ग्रंथ माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि पुष्पदंत के साहित्य की रचना सब तीनों ग्रंथ, पुष्पदंत के साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। विशुद्ध धार्मिक भाव मतलब धर्म को आधार मानकर ही इनकी रचना हुई है। विशुद्ध धार्मिक भाव से इनकी रचना हुई है। लेकिन काव्यत्व में कहीं कमी नहीं है। काव्य के जो तत्व है, काव्यत्व में कहीं कमी नहीं है। धर्म ग्रंथ भले ही हो, काव्यत्व में कहीं कमी नहीं। ठीक है। पुष्पदंत के साहित्य जो है, साहित्य रचना, पुष्पदंत की साहित्य रचना विशुद्ध धार्मिक भाव में हुई है और इसके काव्यत्व में कहीं कमी नहीं है। ये पुष्पदंत के बारे में है। अब चौथे महत्वपूर्ण कवि आते हैं धनपाल। ठीक है। उनकी रचना का नाम है भविष्यत का। धनपाल की लगभग यह भी 10वीं शताब्दी के कवि है। ठीक है। धनपाल यह भी 10वीं शताब्दी के कवि है। ध्यान रहे, यह भी 10वीं शताब्दी कवि। इनकी रचना का नाम है भविष्यत का। ध्यान रहे, भविष्यत का 10वीं शताब्दी की रचना है, क्योंकि धनपाल 10वीं शताब्दी के ही कवि है। भविष्यत का संपादन किसने किया, यह पूछा जाए, महत्वपूर्ण भी है, वो है डॉक्टर याकोबी। भविष्यत का संपादन डॉक्टर याकोबी। धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि है और इनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम भविष्यत का। आगे आते हैं जीनदत्त सूरी। यह भी 12वीं-13वीं शताब्दी के कवि है। 12वीं शताब्दी के कवि है। इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। इनमें कुछ समझाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं यदि समझाने योग्य होता कुछ तो मैं पहले बोर्ड पर लिखे लाता। यह रचनाएं आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है। बार बार रिविजन करने से होगी। वो बातें समझने की थी, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख के लाया, क्योंकि इतने लंबे कथन याद रहना भी मुश्किल है। तो उपदेश रसायन रास, ये
इसमें है क्या उपदेश रसायन रास में? 80 पद्य है, 80 पद्यों का नृत्य रास गीत काव्य, 80 पद्यों का नृत्य रास गीत काव्य, 80 पद्यों या 80 पद्यों का नृत्य रास गीत काव्य यह है। ठीक है, और इसे माना जाता है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ये रास काव्य परंपरा जैनों की है, रासो अलग है आदिकाल में, वो चारणों की है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य। लेकिन याद रहे, हिंदी का प्रथम रास काव्य पूछा जाए तो वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास यह हिंदी का प्रथम रास काव्य है, हिंदी का प्रथम रास काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये हिंदी का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, शालिभद्र सूरी जिसके रचनाकार है। तो जिनेद्र सूरी 12वीं शताब्दी के कवि है। उपदेश रसायन रास इनकी रचना है, जो 80 पद्यों का नृत्य रास लीला गीत काव्य है। रास लीला, नृत्य रास लीला गीत काव्य है। और अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम रास काव्य पूछे तो वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। अब बात आती है एक अब्दुल रहमान या अब्दुर रहमान कवि की। अब्दुल रहमान, ये नाम काफ़ी प्रसिद्ध है वैसे। अब्दुल रहमान या अब्दुर रहमान। अब इनका समय अलग अलग माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय माना है 11वीं शती। कितना? 11वीं शती। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनको हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। इनकी रचना का नाम है संदेश रासक, जो एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिन की कथा है। ठीक है, खंड काव्य है। ठीक है, जो प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, उसमें खंड काव्य है संदेश रासक। विक्रमपुर की वियोगिन, जो वियोगी मतलब किसी के वियोग में तड़पती है, उसकी कथा है। और ऐसा माना जाता है ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, किसी भी मुस्लिम द्वारा लिखा गया। धर्मेतर धर्म से इतर लिखा गया है। बाकी में सब में रास ग्रंथ पहला काव्य तो उपदेश रसायन रास है, लेकिन ये धर्मेतर है, इसमें धर्म की बात नहीं की गई है। तो लिखिए, इनका समय जो है सामान्यतः मानते हैं 12वीं शती का उत्तरार्ध, 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का आरंभ या 13वीं शती का आरंभ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय मानते हैं 11वीं शती। पूछा जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय कितना माना। इनके ग्रंथ का नाम है संदेश रासक, या रचना का नाम, जो एक खंड काव्य है। ठीक है, संदेश रासक जो एक खंड काव्य है। ध्यान रहे, खंड काव्य है। इसमें है क्या? इसमें है विक्रमपुर की वियोगिन की कथा। विक्रमपुर की या विक्रमपुर वियोगिन की कथा, वियोगिन की कथा है, मतलब उसके वियोग या तड़प के बारे में वर्णन है। इसमें नक्षिक वर्णन है। साफ बात है, वियोग की बात है तो नक्षिक वर्णन होगा ही, जो रीति काल तक चला, आधुनिक काल भारतेंदु युग तक चला। नक्षिक वर्णन है, और नक्षिक वर्णन है तो सीधी बात है श्रृंगार रस भी होगा। ठीक है, नक्षिक वर्णन, श्रृंगार रस। और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, पहला
धर्मेतर रास ग्रंथ है। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देसी भाषा में लिखा गया, देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ, देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ। कुछ तो लिखावट खराब है इसलिए मैं कई बार पहले धीरे धीरे लिख कर लाता हूँ, बढ़िया अच्छे से जमा कर। ठीक है, देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ है। और हिंदी का प्रथम कवि माना है हजारे जी ने। ध्यान रखना, ये लिख लेना, हजारे जी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी एक पंक्ति है जो नेट में पूछी गई थी 2014 के एग्जाम में। पंक्ति है, खड्ड भाषा पुराणम च। ठीक है, खड्ड भाषा पुराणम च पुराणम कथित माया। यह पंक्ति नेट 2014 में ये पूछी गई थी। खड्ड भाषा पुराणम च पुराणम कथित माया। खड्ड भाषा पुराणम च पुराणम कथित माया। मुझे भी याद होगी, आपको भी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो याद रहे साथियों, प्रश्न एक तो कवि का नाम, उसकी रचना का नाम, उसकी रचना का काल, उस रचना में क्या है। पहला प्रश्न बनता है कवि और रचना का नाम का, दूसरा काल का। ठीक है, एक बार यह भी पूछा गया था कि संदेश रसक कब रचा गया, नेट में पूछा गया था। ठीक है, उसके नीचे विकल्प थे काल के। ठीक है, और फिर उसमें कठिन प्रश्न बनते हैं कि कौन सी रचना में क्या है। यदि आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रंथ का काल कौन सा है, मतलब कब रचा गया, 6वीं 7वीं 8वीं 7वीं में, कवि कौन है, ये अच्छे से याद रखें। कवि और ग्रंथ का नाम और उसका काल। प्रथम श्रेणी व्याख्याता की या DSSB वगैरह सभी भर्ती नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लिखें, पूरा याद करें, उसका पूरा विवरण याद करें। ठीक है, तो ये एक मैंने हिंट दिया है, बाकी आपके पास बहुत समय, आप अच्छे से गहराई से पढ़ें। ठीक है, और इतना विश्वास रखिए कि थोड़ा भाषा में उच्चारण में कमी है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आपके ध्यान रखना, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, मेहनत करता हूँ। कम से कम ये एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए 2.5-3 घंटे मेहनत करता हूँ, तब जाकर ये वीडियो बन पाता है। वीडियो का कंटेंट तैयार हो पाता है 2.5-3 घंटे में। ठीक है, और वीडियो बनने में तो बहुत समय लगता है, वीडियो बनाने में जो समय लग रहा है वो अलग है, और फिर वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में वो समय लग रहा है वो अलग है। ठीक है, मुझे तो खुद को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन आपको भी इसमें फ़ायदा होगा। मुझे यह फ़ायदा हो रहा है कि मैं अच्छा कर सकूं। ठीक है, अच्छा बोल सकूं, अच्छा लिख सकूं, अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं, और आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें। बस यही बात है और कुछ नहीं। बाकी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई कमी आए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे व्यक्तिगत नंबरों पर आराम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको 24/7 हास आपके लिए उपलब्ध हूँ। अब बात आती है मुनि राम सिंह की। मुनि राम सिंह जो 11वीं सदी के कवि है। इनका समय 11वीं सदी, इनका समय 11वीं सदी है। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा, पाहुल नहीं, पाहुड़ दोहा। ठीक है, ये एक दार्शनिक काव्य है। कौन सा काव्य है ये? दार्शनिक काव्य है। ठीक है, मुनि राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य है। अब बात आती है हेमचंद्र की। हेमचंद्र की बात आती है, वो 12वीं सदी के कवि है। हेमचंद्र की बात आती है, वो 12वीं सदी के कवि है। ये गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह, गुजरात के राजा सिद्धराज
सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल के दरबारी कवि थे। कुमारपाल के दरबारी कवि थे हेमचंद्र, जैन कवि थे। भला वा जो मारिया बहनी मारा कंतु, यानी भला वाह है बहन मेरा पति युद्ध में मारा गया, भागकर वापस नहीं आया। ये पंक्ति इन्हीं की है, हेमचंद्र की है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं, और भी अन्य पुस्तकें कहती है कि इनका कथन है। कुछ लोग मुंज का मानते हैं, लेकिन असल में ये मुंज का कथन नहीं है। एग्जाम में आ चुका है ये कथन, अपने हेमचंद्र का है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। 12वीं सदी समय गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल के ये दरबारी कवि थे। इनकी रचना एक व्याकरण ग्रंथ है, वो है सिद्ध एम शब्दानुशासन। सिद्ध एम शब्दानुशासन, ठीक है, सिद्ध एम शब्दानुशासन। देसी नाम माला कोश, देसी नाम माला कोश। और कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने कुमारपाल चरित्र नामक ग्रंथ भी लिखा। कुमारपाल चरित्र, सिद्ध एम शब्दानुशासन, देसी नाम माला कोश, कुमारपाल चरित्र। प्राकृत व्याकरण नाम का भी इनका ग्रंथ है, प्राकृत व्याकरण। और एक और ग्रंथ बताते हैं, छंदोनुशासन, छंदोनुशासन। तो इन सभी ग्रंथों को अच्छे से याद रखें। सिद्ध एम शब्दानुशासन, देसी नाममाला कोश, कुमारपाल चरित्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन। अब कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल के ये दरबारी कवि थे, तो उनके बारे में आख्यान काव्य या चरित्र काव्य लिखना तो बनता है। आश्रयदाता का गुणगान तो करना ही होता है। ठीक है, अब सिद्ध एम में क्या है, याद रहे, सिद्ध एम, इतना ही लिख रहा हूँ। सिद्ध एम, सिद्ध एम शब्दानुशासन जो इनका व्याकरण ग्रंथ है, उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का समावेश है। व्याकरण का संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश व्याकरण का समावेश है, या भाषाओं का समावेश है। किसका नहीं है पूछ लिया जाए, पाली का नहीं है, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली आई, फिर भी इसमें नहीं है पाली। तो सिद्ध एम शब्दानुशासन नामक रचना में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का समावेश है, लेकिन पाली का समावेश नहीं है। और डॉक्टर बच्चन सिंह जो है, इन्हें बच्चन सिंह अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास ग्रंथ में वो कहते हैं कि ये प्राकृत के पाणिनि है। क्या है? प्राकृत के पाणिनि है। मतलब सामान्यतः भी इन्हें प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। और एक जगह और बच्चन सिंह का कथन है, किसका कथन है? बच्चन सिंह का ही कथन है कि सीधे में पता नहीं कहाँ कहाँ से यह प्रश्न पूछा गया था पीएचडी एमपीईटी के एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू जोधपुर विश्वविद्यालय का होता है, उसमें पूछा गया था, और भी कहीं पूछा हुआ है। सीधे में पता नहीं, सीधे में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। उसमें एकत्रित लिखा है, लेकिन अपन एकत्र लिखते हैं, मधुकोश एकत्र किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का। इन्होंने, बच्चन सिंह ने हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि का, और सिद्ध हेम में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। ये बात हेमचंद्र के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं। इनकी एक पंक्ति है, महत्वपूर्ण है पंक्ति, वो पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु। यह नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न कि भला हुआ जो मेरा कंतु जो है, यानी पति जो है, युद्ध में मारा गया। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। बहुत कम बचा है, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन होने दीजिए।
बात आती है अब छोटे छोटे बच्चे हैं सोमप्रभ सूरी की। सोमप्रभ सूरी की बात आती है। सोमप्रभ सूरी, ठीक है, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की है, क्योंकि चरित्र कौन लिखेगा? जो उसके दरबार में होगा। ये याद करने की ट्रिक है। चरित्र कौन लिखेगा? जो उसके दरबार में होगा। तो हेमचंद्र किसका दरबारी था? कुमारपाल का दरबारी था, इसलिए उसने क्या लिखा? कुमारपाल चरित्र लिखा। तो यह कुमारपाल प्रतिबोध कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं, 12वीं शती में लिखी गई। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शती में लिखी गई। किसकी है? सोमप्रभ सूरी की। याद करने की ट्रिक, प्रभ है ना, प्रभ में प्र, तो यह भी प्रति, प्र से प्र याद रखो। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शती की रचना सोमप्रभ सूरी की है। एक है जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने लिखी है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरुतंग, ठीक है, मैं है इसलिए मणि लिखेगा, ठीक है। और ये 14वीं शती की रचना है। 14वीं शती की रचना है जैनाचार्य मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, 14वीं शती की रचना है। फिर आते हैं लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर के बारे में बहुत शानदार प्रश्न बनता है। लक्ष्मीधर ये 14वीं शती के अंत के कवि है। 14वीं शती के अंत के कवि। इनकी रचना का नाम है प्राकृत पेंगलम। 14वीं शती के अंत की रचना है प्राकृत पेंगलम। इसे कहा जाता है प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगल, पिंगल का मतलब छंद, ठीक है, पिंगल का मतलब छंद। प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। इसमें है क्या क्या प्राकृत पेंगलम में, ठीक है, इसमें है 4 कवियों का वर्णन है, उनकी रचनाओं का वर्णन है। विद्याधर, जज्जल, बब्बर, ऐसा शुक्ल कहते हैं। विद्याधर, जज्जल, बब्बर और सारंगधर। सारंगधर इनकी रचनाओं का वर्णन है। सारंगधर कवियों की रचनाओं का संकलन है। कवियों की रचनाओं का संकलन है। कवियों की रचनाओं का संकलन है। विद्याधर, जज्जल, बब्बर और सारंगधर कवियों की रचनाओं का संकलन है। यह पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीधर में कौन से कवि का संकलन नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। और फिर प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। इसमें छंद ग्रंथ है। पेंगलम, पिंगल का मतलब छंद होता है। तो प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। छंदों की विवेचना की गई है, ठीक है। प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है और इसे प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। इसकी टीका किसने लिखी थी? टीका लिखता है ना किसी की, उसके बाद में इसकी टीका लिखी थी बंशीधर ने। किसने लिखी भाई? बंशीधर ने इसकी टीका लिखी प्राकृत पिंगल सूत्र की। आचार्य शुक्ल कहते हैं, या आचार्य शुक्ल ने इस प्राकृत पिंगल सूत्र के 8 छंदों के आधार पर, ध्यान रखना यहाँ लिख लेना, प्राकृत पिंगल सूत्र। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पिंगल सूत्र के 8 छंदों के आधार पर अमीर रासों की कल्पना की। किसकी कल्पना की? अमीर रासों, जो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। अमीर रासों की कल्पना की। मूल रूप से मिला नहीं है, केवल प्राकृत पिंगल में 8 छंद, प्राकृत पेंगलम में 8 छंद मिले थे और इन 8 छंदों के आधार पर ही आचार्य शुक्ल ने अमीर रासों की कल्पना की। और इसका रचयिता किसका? अमीर रासों का रचयिता, अमीर रासों का रचयिता किसको बताया? सारंगधर को बताया। सारंगधर को बताया किसने? आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। सारंगधर भी ये ग्रंथ लिखते हैं। सारंगधर लिख लें, सारंगधर ने ग्रंथ लिखा है सारंगधर पद्धति, इसके नाम पर ही है। सारंगधर पद्धति है क्या? एक सुभाषित संग्रह है। सुभाषित
संग्रह है। ठीक है, शारंगधर ने शारंगधर पद्धति नाम का ग्रंथ लिखा जो एक सुभाषित संग्रह है। इसमें है क्या, शारंगधर पद्धति की भाषा है संस्कृत, इसकी भाषा संस्कृत और पद्य कोश है, पद्य कोश है, पद्य का संकलन है। सुभाषित संग्रह है, भाषा संस्कृत है, पद्य कोश है शारंगधर पद्धति का। बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में वो कहते हैं कि शारंगधर को कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता बताया, मतलब प्रयोग करने वाला। कुंडलीय छंद होता है ना अपना, छंदों में है, पढ़ेंगे छंद पढ़ेंगे तब। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता बताया, किसको, शारंगधर को। जहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो लिख लेना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको, शारंगधर को कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता या प्रयोग करने वाला बताया। तो मेरी कोशिश रही कि अच्छा किया हमने, ठीक है। और अपभ्रंश साहित्य पूरा हुआ। कल सिद्ध, नाथ, जैन, ठीक है, लौकिक साहित्य या गद्य साहित्य पढ़ेंगे और फिर आदिकाल का महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए और विश्वास रखिए कि अच्छा पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।